जितना एक सेल्समैन को नहीं आता उससे ज्यादा मैं उसको ब्रीफ कर दूं किसके क्या फीचर। मतलब हल्की क्वालिटी दे दी हल्की सेंसर्स क्वालिटी की। सेंसर्स कहते हैं चाइनीज सेंसर हाँ, मतलब हल्की क्वालिटी दे दी। इतना पैसा लेने के बाद अगर हम देखेंगे ना जो 2-3 ड्रॉबैक्स वो भी रिस्क धोखा दे जाएगी वो भी रिस्क पे है, तो उसका भरोसा नहीं है। थर्ड क्लास क्वालिटी का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है मुझे। तो इसके चक्कर मेरा तो आधा फोन इसकी वीडियो बना बना के भरा हुआ है कंप्लेंट डाल डाल के। तो थोड़ी देर के लिए क्लच हैंग हो जाता है। फर्स्ट मंथ से प्रॉब्लम्स बनी हुई, आज तक महिंद्रा टीम इसको रिजॉल्व नहीं कर। नॉर्थ जोन के रीजनल मैनेजर उनको खुद को कुछ नहीं आता है। और टाटा की टीम सर्विस के मामले में बहुत बेस्ट है। क्वालिटी पे देना भूल गए कि जो आपको लग्जरीनेस देनी थी वो आपने नहीं दी। तो मैं इसको 3 मार्किंग ही दूंगा, 3 आउट ऑफ 10। आई एम मनोज श्रीवास्तव, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज सामने जो आप गाड़ी देख रहे हो ये है XUV 300 है, डीजल में W8 ऑप्शनल। ठीक, देख सकते हो अलॉय व्हील्स और बाकी सारी चीज़ें। ये जो है पूरी फीचर लोडेड गाड़ी है। और बात करें नेक्सॉन और ये, इन दोनों में मेन कंपटीशन चलता है। आज हैं इसके ओनर हमारे साथ में संदीप भैया, जिनकी ये गाड़ी है। तो इस गाड़ी के बारे में आज संदीप भैया से सारी जानकारी हम लेने वाले हैं कि क्यों ये गाड़ी लेने का प्लान बना। नेक्सॉन आती हैं, बाकी और भी कंपटीशन में गाड़ियां आती हैं। तो सबसे पहले तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल पे आने के लिए। तो इस गाड़ी के बारे में बताइए कि मतलब इसका प्लान क्यों बना। इसका प्लान ये है, बेसिकली मेरा मूड था SUV MUV लेने का। तो MUV में मैंने 2-3 गाड़ियां शॉर्ट लिस्ट की थी, जिसमें से एक अपनी नेक्सॉन थी, दूसरी महिंद्रा थी और तीसरी थी क्रेटा। अच्छा। तो मेरा परव्यू ये था कि मुझे इंडियन गाड़ी ही लेनी है, क्योंकि अगर हम इस टाइम सेफ्टी फीचर्स में देखें, क्रेटा इससे ज़्यादा बजट में है, लेकिन क्रेटा में 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स है। नेक्सॉन, फिर उसके बाद बचती हैं दोनों गाड़ियाँ, नेक्सॉन और XUV 300। तो नेक्सॉन में क्या है, नेक्सॉन में इससे डाउन सेफ्टी रेटिंग है। नेक्सॉन में 5 स्टार एडल्ट्स में और 3 स्टार चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में। इसमें 4 स्टार है, 3 स्टार, 5 स्टार एंड 4 स्टार है। तो ये इंडिया की सेफेस्ट कार थी अभी तक। इसके बाद अब शायद XUV 700 को ये टैग मिला है। उसके बाद में अब वॉक्सवैगन आ गई है, आ गया है। तो इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। और नेक्सॉन का क्या है, नेक्सॉन में एक कमी और है, उसका पीछे का लुक। ना तो उन्होंने SUV छोड़ा, MUV छोड़ा है, ना कूपे छोड़ा है। तो कूपे और MUV का कॉम्बिनेशन बना दिया है। तो वो मजा आपको MUV वाला उसमें नहीं आ सकता है। पता नहीं चलता कि MUV है या कूपे है या हैचबैक है या सेडान है, क्या है उसका थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तीसरा पॉइंट था इसको लेने का कि दिस इज प्रॉपर 5 सीटर MUV। और बाकी आपकी जो भी है, नेक्सॉन हो, आपकी किया सोनेट है, ये सारी 4.5, मतलब आप पीछे की सीट पे एक एडल्ट, 2 एडल्ट्स और एक बच्चा ही बैठ सकता है। उसमें आप 3 एडल्ट्स नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि उसकी विड्थ उतनी कम है। हाँ। तो इसलिए मैंने फिर इसको प्रेफर किया कि प्रॉपर 5 सीटर में है, तो इसलिए इसको मैंने प्रेफर किया। और दिस इज W8 ऑप्शनल मॉडल इन डीजल। इसके बाद में ऑटोमेटिक ही आता है। उसके बाद तो कुछ आता नहीं। ऑटोमेटिक लेने का नहीं सोचा, मतलब कानपुर जैसे शहर में रहते हैं आप। ये है कि ऑटोमेटिक में जो लैग होता है ना, ऑटोमेटिक अगर आपको लेना है तो आप क्लास में जाइए BMW, मतलब वो 50 लाख एबव की क्लास में, तब आपको ऑटोमेटिक, प्योर ऑटोमेटिक मिलेगी। जो VTEC इंजन पे, CVT इंजन पे होगी। ये गाड़ियाँ ऑटोमेटिक में आपका वो आपको हम्प नहीं देंगी, जो प्रॉपर आपको पिकअप चाहिए वो नहीं देती हैं। तो ये इस सेगमेंट में आप अगर 20 लाख से के अराउंड की गाड़ी खरीद रहे हैं, 20 लाख से नीचे खरीद रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ही मतलब सही रहता है। मैनुअल ही बेस्ट रहता है और ऑटोमेटिक आपका बेस्ट रहता है। तो जब आप 50 लाख से तो जब आप लेने गए होंगे तो आपने टेस्ट ड्राइव ली होगी, मतलब इसकी भी ली होगी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा खुद को भी कार्स के बारे में शौक है, और बीइंग ए इंजीनियर तो रहता है। टेक्नोलॉजीज तो मुझे पूरी ब्रीफ थी इसके अंदर क्या है। जितना एक सेल्समैन को नहीं आता उससे ज़्यादा मैं उसको ब्रीफ कर दूँ इसके क्या फीचर्स है, क्या है। लेकिन मैं पूरा स्टडी करके गया था। मैंने 3-4 महीने प्रॉपर स्टडी किया कि क्या लेना है, क्या फीडबैक्स हैं, क्या गाड़ी के फीचर्स हैं। सारा फीडबैक और सब कुछ देखने के बाद में मैंने इसको फाइनलाइज किया कि ये गाड़ी चाहिए मुझे।
मतलब टेस्ट ड्राइव नहीं लिया? टेस्ट ड्राइव लेने की जरूरत नहीं थी, टेस्ट ड्राइव तो जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन हाँ। जरूरत नहीं थी कि मुझे पूरा पूरी चीज आइडिया आइडिया थी मतलब महिंद्रा का इंजन वैसे भी रिलायबल इंजन है, 1.5 लीटर का हाँ। इंजन जो दिया है, हाँ। तो वो महिंद्रा के इंजन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इंडिया में इस टाइम टाटा और महिंद्रा दो ही सेफ्टी में चल यही दोनों चल ही रही हैं। Best अब चल वॉक्सवैगन आ गई तो खैर हाँ, वो तो बात Volkswagen आ अलग गई है। लेकिन अभी भी आप हाँ। इकोनॉमिकली देखेंगे तो मार्केट को लीड यही कर रही है दोनों यही कर गाड़ियाँ, रही हैं, हाँ। क्योंकि जब आप मार्केट में अब ज़्यादा दिखने भी लगी हैं। आफ्टर मार्केट हाँ। सर्विस पे जब जाएंगे कि जब आप सेल्स के आफ्टर सेल्स सर्विस पे जाएंगे हम्म। तब आपको पता चलता है कि गाड़ी की प्रॉब्लम है क्या। या अब आप ले लीजिए क्रेटा ले लीजिए तो क्रेटा की सर्विसिंग में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेयर पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अच्छा, तो अच्छा। इसलिए आपको ये इंडियन मार्केट की गाड़ियाँ बेस्ट फैसिलिटी, उससे ज़्यादा अच्छे फीचर्स सब कुछ देने के बाद में तो इंडियन प्रेफर करेंगे। बिल्कुल और सही बात है। जब थोड़ा हमको सा सारी चीजें मिल रही हैं, कि हाँ इंडियन ही लेना है, हाँ, तब जब सारी इंडियन चीजें नहीं मिल रही हैं इंडियन ब्रांड्स हाँ। में तो हम इसी पे जाएं क्यों? बेस्ट चीज हाँ। मिल रही है तो हम क्यों और फॉरेन क्या। ब्रांड्स पे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे बात करते हैं स्पेस में, हाँ। तो नेक्सॉन में पीछे का बूट स्पेस तो ज्यादा मिल जाता है। हाँ, इसमें अंदर बूट स्पेस कम है, इसमें हाँ, बूट स्पेस कम है जो इसमें। है 257 लीटर्स का है, लेकिन आप जाएंगे तो 5 सीटर में 5 ही लोग जाएंगे ना। हाँ। तो अभी मैं गया था, उज्जैन गया था, तो मेरे पास में एक बड़ा वाला ट्रंक, एक अच्छा। उसके छोटा वाला ट्रंक, हाँ, उसके बाद में 5 बैग्स अच्छा अच्छा, सारे थे और सारे इसकी डिग्गी में प्रॉपर्ली फिट हो रहे थे। मतलब फिट हो गए तो थे। इतना स्पेस है कि आप इसको प्रॉब्लम नहीं है। इसकी डिग्गी जो है दो तरह से एडजस्टेबल भी है। आप इसका फ्लैप उठा के ये अपर वाले उस पे लेग पे भी लगा सकते हैं, तो नीचे आपका स्पेस बढ़ जाएगा, तो आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो मतलब proper इतना आपके हिसाब space से 5 लोगों के लिए स्पेस दिक्कत नहीं इसकी है। प्रॉब्लम नहीं हुई, ओके। क्योंकि हमें इसमें कौन सा सामान भर के ले जाना है बेचने। बिल्कुल सही बात है। हाँ, Family मतलब वही trip के टूर लिए ट्रिप के लिए जाना है। हम 4 दिन की फैमिली ट्रिप पे गए थे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। ओके, तो पहले मतलब मुझे भी ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि स्पेस कम है, स्पेस कम है। हाँ। लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिकली यूज किया तो स्पेस को जिस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है ना, वो स्पेस इसका प्रॉपर आता है। प्रॉपर आपको आता मतलब आपकी ट्रिप, आपकी फैमिली ट्रिप 5 लोगों के हिसाब से बिल्कुल कंपैटिबल है स्पेस। ओके, तो मतलब बूट स्पेस के मामले बूट में स्पेस कोई के मामले में दिक्कत जो मुझे भी डाउट था लेने से पहले कि इसकी प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं हुई। ओके, तो अब जैसे बात करते हैं कितने की पड़ी थी? डीजल है और मैनुअल में 15,15,000 की ऑन रोड पड़ी थी। 15,15,000। और उसमें क्या किया था, मैंने अपना इंश्योरेंस खुद से करवाया था। अच्छा उसमें खुद से करवाने मुझे इंश्योरेंस में 23,000 का प्रॉफिट मिला। मतलब बच गए वो चीज़ अच्छी है। हाँ एजेंसी से हाँ इंश्योरेंस करवाने में हाँ। बेसिकली होता क्या है, डीलर्स के पास 2 ही 3 ऑप्शन होते हैं जो आपको डिस्काउंट में देते हैं। बिल्कुल। आपको वो इंश्योरेंस में ही डिस्काउंट देंगे, अपना सेल्स का जो मार्जिन होता है वो कभी नहीं देते हैं। No, तो 10,000 वो इसके इंश्योरेंस में आपको डिस्काउंट करेंगे। हाँ। मैंने पर्सनली इंश्योरेंस करवाया तो मुझे 23,000 का प्रॉफिट हो गया। तो हम उस पर जाए ना कि पर्सनल इंश्योरेंस करवा के, बिल्कुल सही बस बात है। वो देखना पड़ता है कि सर्विस आपको, जो आपका इंश्योरेंस एजेंट है वो कैसे सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। हाँ, वो अगर बात बेटर है तो आप अच्छी खुद से करवाइए, वो ज़्यादा बेटर है। तो अब तक ये गाड़ी कितनी चल चुकी है आपकी? ये अभी मुझे इसको 10 महीने हुए हैं और मैंने 10 महीने में 28,000 29,000 करीब चला दिया। 29,000 किलोमीटर चला दिया है, तो डीजल है जबकि तो मैं मीटिंग्स के लिए बाहर रहता हाँ, हूँ। हाँ। अगर देखूंगा तो 10 महीने में 4 ही महीने गाड़ी, 5 महीने 6 महीने चली होगी। 6 अच्छा, महीने में अच्छा। 29,000 चल चुकी है। तो बहुत है इतना, मतलब एक डीजल गाड़ी के हिसाब से इतना ठीक है। तो अब इतनी आपने चला ली तो इसकी एवरेज कितनी आती है? एवरेज का इसका जो है ना थोड़ा सा पंगा रहता है। एवरेज अच्छा। का पंगा, मेरा महिंद्रा में काफ़ी कंप्लेंट्स पड़ी हुई हैं। एवरेज में इसमें क्या करता है, फ्लक्चुएशन करता है एवरेज। अच्छा। सर्दियों में मुझे इसने बहुत बढ़िया एवरेज दिया, ठीक है। गर्मियों में इसका एवरेज जो DT होता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, हाँ। वो बड़ा प्रॉब्लम करता है। अच्छा, तो अच्छा। आप यहाँ से सुबह मैं लेके जाता हूँ ऑफिस के लिए, हाँ। तो 30 किलोमीटर चलने में DT मेरा पता चला 50 किलोमीटर का कम हो गया। वापस आते टाइम पे होता क्या है, वापस आते टाइम वो पता चला कुछ भी कमी नहीं हुई। हाँ। तो वो बड़ा इनका सिस्टम थोड़ा सा, अगर कहेंगे इन सेंस, मतलब इनएक्यूरेट है वो। इंजन हाँ। की क्वालिटी में तो बेस्ट है गाड़ी, हाँ। लेकिन आप सेंसर्स जो देखेंगे ना, सेंसर्स वो लेवल की क्वालिटी वो मतलब इनएक्यूरेट दिखाता है और ठीक से नहीं टाटा करता में ज़्यादा बेटर है। मैंने अच्छा, टाटा भी अच्छा। यूज़ किया है, हाँ, अभी भी हाँ। मेरे पास टाटा है, अच्छा, फॉर्च्यूनर अच्छा। भी है। तो मुझे सेंसर्स के मामले में वो गाड़ियाँ बेस्ट हैं। इसके सेंसर्स उतने प्रॉपर नहीं है जो आपको प्रॉपर चीज़ें दे पाए। मतलब हल्की क्वालिटी दे दी हल्की सेंसर्स क्वालिटी, की। सेंसर्स कहते हैं कि चाइनीज सेंसर हाँ लगाए हैं। हाँ, मतलब हल्की क्वालिटी दे दी। तो सेंसर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं। हालांकि मैंने इस पे हाईवे पे इसको अगर 90-100 के बीच में चलाता हूँ तो 20 प्लस का एवरेज दे देती है आराम से। तो मतलब जितना भी एवरेज ये दे रही है, तो आप सेटिस्फाइड हैं उस एवरेज से इस गाड़ी के साथ? सिटी में तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन हाँ हाईवे पे ठीक है। हाईवे पे मैं गया था, अभी उज्जैन भी गया था, और मैं नैनीताल भी गया हूँ। तो अप्रोक्सीमेट, अगर वो फिर आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। हाँ, कितनी तेज चला रहे हो, हाँ, कैसे चला रहे हो। तेज चलाना नहीं, आपने अगर एक्सीलेटर खींचा तो एक्सीलेटर खींचने के बाद में उसको एक जगह ले जाके स्पीड पे स्टेबल करना होता है।
अगर आप उसको प्रॉपर खींचे ही चले जाओगे ना, या आपने उसको खींचा फिर छोड़ा फिर खींचा हाँ, छोड़ा, हाँ, तो तो कभी फिर एवरेज average नहीं देगी। एवरेज निकालना ड्राइवर की ड्राइविंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, कितना बिल्कुल वो सही है। स्किल्ड ड्राइवर है, कितना अच्छा एवरेज निकाल सकता है। अच्छा, जैसे अब एवरेज की बात चल रही है तो एक चीज़ ये बताइए, गाड़ी पावरफुल है, ठीक है, चलाने में इसको मज़ा आती है, मतलब लगता है कि हाँ खींचे, चलाने में खींचे इसलिए कि ये गाड़ी इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क पावर इसी में है। देती है। सबसे ज़्यादा पावर इसी गाड़ी हाँ। में 300 Nm का टॉर्क है, हाँ। जो इस सेगमेंट की किसी गाड़ी में नहीं है। और जब हाईवे पे सॉरी एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट है 100 की, जब 100 की स्पीड लिमिट है तो आपको क्या कितनी पावर आप भगा लोगे? आप उसको रैंप अप रैप डाउन करोगे नहीं, वो भी आपको मतलब 2-1 बार करना हो। गाड़ी ली है आपने सेफ चलने के लिए, गाड़ी इसलिए नहीं ली है कि आप ओवर स्पीडिंग करके एक्सीडेंट करके किसी से खुद को इंजर्ड करो या दूसरे को इंजर्ड करो, उसलिए नहीं है। पावर दिया है आपको, पावर आपको फायदा क्या है कि जब आपको रैंप अप करना हो तो पावर बूस्ट अप करता है, ओवरटेकिंग के टाइम में जबरदस्त पावर देती है। हाँ, और बाकी तो ओवरटेक पावर का करना मजा हो आता है। उन सब चीज़ों लेकिन के पावर लिए को वो खींच सही के है। आप कितना हाँ, ले जाओगे? बिल्कुल सही बात है। स्पीड तो कंट्रोल में ही चलानी चाहिए। और बाकी अगर कोई भी गाड़ी आप ले रहे हो, अगर इस लिमिट में चल रहे हैं तो हर गाड़ी सेफ है। बिल्कुल। अब इसको भी अगर हम मेन वही है कि हम लेके इसको चले उठा जाएं, के 50 फीट खाई में फेंक दें, हाँ, तो हाँ। गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग क्या हो और भी कुछ लगाओ तब भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, वो बात सही है। फिर तो मतलब आदमी मेन की चीज़ जान तो जानी है, तो उसका जानिए, फर्क तो नहीं पड़ता है। इसलिए जो है सेफ सेफ्टी चलना रेटिंग- सबसे चले सेफ्टी जरूरी है। फीचर्स जो एनसीएफटी सेफ्टी रेटिंग्स आती है वो आती है 60, 70, 80 किलोमीटर बस 70 की स्पीड पे अपना कोलिजन करते हैं, उस कोलिजन में आप सेफ हो या नहीं हो, आपको कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिल्कुल वो बिल्कुल इस स्पीड पे नहीं आती कि आप 150 चला रहे हो हाँ, फिर हाँ। कोलिजन करें, तो उस स्पीड पे कभी एनसीएफटी टेस्टिंग भी नहीं करता है। हाँ, तो उस पे उसका उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई वो चीज़ फिर वो कोई भी फायदा गाड़ी ये हो है कि वो वो नॉर्म्स ही नहीं बने कि 120 की स्पीड 150 की स्पीड पे टेस्ट करें। बिल्कुल सही तो बात है। आप ओवर द स्पीड जा रहे हो, अबव 100 जा रहे हो, तो आप रिस्क पे हो। फिर हाँ। आप कोई भी गाड़ी ले लो, आप वोल्वो भी ले लो जो वर्ल्ड की सेफेस्ट कार है, वो भी रिस्क धोखा दे जाएगी वो भी रिस्क पे है, तो उसका भरोसा नहीं है फिर। तो ये चीज़ है। अच्छा, जैसे बात करते हैं हाईवे की स्टेबिलिटी की, जैसे स्टीयरिंग फीडबैक, इसमें स्टीयरिंग में मोड्स भी आते हैं। स्टीयरिंग में मोड्स हाँ। है, इसमें स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स हाँ। मोड में क्या होता है, स्टीयरिंग हमारा हार्ड हो control जाता है, बढ़ थोड़ा जाता सा। है, हाँ, हार्ड हो हाँ। जाता है, कंट्रोलिंग बढ़ जाती है। हम्म। तो जो आपका स्टीयरिंग है ना, बहकेगा नहीं, हाँ, कि आप गाड़ी आपके ज़्यादा कंट्रोल में रहेगी, तो वो बिल्कुल अच्छा सही है। है। स्टीयरिंग हाँ। मोड्स अच्छे हैं, गाड़ी अच्छी चलती है। गाड़ी में वैसे भी कंट्रोल है क्योंकि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, रोल ओवर मिटिगेशन भी है, तो सारी चीज़ें हैं, तो गाड़ी कंट्रोल्ड वे में चलती है। और मैंने देखा है गाड़ी को, जब भी ओवरटेक किया, लेन स्विच किया, तो लेन स्विच करके मैं वापस लेन में भी अगर आ जाता हूँ ना, तो गाड़ी कभी रोल ओवर नहीं होने की कंडीशन में आती है। मतलब गाड़ी प्रॉपर कंट्रोल होकर चिपक के रोड से चलती है। आप ओवर देन 100 स्पीड पे भी ये होता है। मतलब ये चीज़ है कि बॉडी रोल हाँ, बॉडी मेंटेन कर बॉडी रखा रोल है बहुत इसमें। मेंटेन किया हुआ है। वो बॉडी रोल में क्या है, रोल ओवर मिटिगेशन वही है कि आपका वेट ट्रांसफर हो जाता है, हाँ। आपका फोर्स ट्रांसफर हो जाता है, तो वो कंट्रोल में आपके आ जाता है। तो वो इसमें सिस्टम्स, इंजन की क्वालिटी में बता रहा हूँ, इंजन की क्वालिटी में बेस्ट है। इंजन जो दिया है, फीचर्स जो इंजन रिलेटेड दिया, बहुत बेस्ट दिया है। ओके, तो आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो, जैसे सर्विस भी कराई होगी आपने इसकी, तो सर्विस को आप कितना रेट करेंगे? सर्विस को तो कॉस्ट ही नहीं, मैंने अभी रिसेंट सर्विस कराई है जो इसकी 15,000 वाली, आई थिंक 20,000 वाली। तो 20,000 वाली सर्विस में 4300-4400 रुपये लगा, तो सर्विस को तो कॉस्टिंग ही नहीं है। इसीलिए तो मैंने बोला आफ्टर सेल सर्विस क्या दे रहे हैं। हाँ, टाटा और महिंद्रा में ये चीज़ सही है, आफ्टर सेल सर्विस आप इस गाड़ी की 4300-5000 में करवा लो, क्योंकि अभी उसमें आई थिंक लेबर चार्ज नहीं लगा, तो लेबर चार्ज लग के 1000 रुपये पहुँच जाएगा। बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है। और आप इसका ऐप है ब्लू सेंस, आप उस पर देख सकते हो कि आपकी हर किलोमीटर्स की सर्विस पे क्या चार्जेस आ रहा है। हाँ, मतलब उससे ज़्यादा ना हो, ऐप से ज़्यादा ना हो, वो चीज़ वो हाँ। आ जाता है, तो सर्विस बेस्ट है। तो अगर आउट ऑफ 10 रेटिंग करूंगा तो मैं इसको 9.5 ही रेटिंग करूंगा, सर्विस और इंजन के मामले में। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस खराब है इसके सेंसर्स के मामले में, सेंसर्स के मामले सेंसर्स में। और इंफोटेनमेंट के मामले में। तो मतलब क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि क्या, मतलब कुछ दिक्कत हो गई सेंसर्स की वजह से? नहीं, सेंसर्स में मतलब इंजन रिलेटेड सेंसर्स में प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ। सेंसर में जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एवरेज की जो हाँ। DT है, हाँ, डिस्टेंस टू एम्प्टी, हाँ, वो प्रॉपर काम नहीं करता है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद बहुत ज्यादा सेंसर्स तो अंदर दिए ही नहीं, MID आपको छोटा सा दिया है, हाँ, तो बहुत ज्यादा सेंसर कंट्रोल्स तो है ही नहीं, हाँ, वो प्रॉब्लम करता है। उसके बाद में इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है, हाँ। अब 3rd क्लास क्वालिटी का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। 7 इंच का डिस्प्ले है। सेंसर्स इतने बेकार है कि आज तक इसका वॉइस कमांड काम नहीं किया, कि मैंने वॉइस कमांड से आज तक एक भी कॉल कनेक्ट कर पाया हो। अच्छा, एप्पल से सीरी से कॉल करता हूँ, एक बार में कनेक्ट होता है, इसके वॉइस कमांड से कभी कॉल करेगा, उसी नंबर पर अगली बार मना कर देगा, वॉइस नॉट डिटेक्टेड, कमांड नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मतलब अपने मन मर्जी का मालिक है वो। बहुत इवन अभी इसका मैंने तो इतनी कंप्लेंट्स की, इनके GM लेवल तक कंप्लेंट कर डाली, तो इंफोटेनमेंट रिप्लेसमेंट के लिए गया हुआ है, वो रिप्लेस होके दूसरा आ जाएगा, तो ये रिप्लेस होके चला जाएगा।
तो भी क्या भरोसा थोड़ी है कि वही चलेगा। इसके पॉइंट्स जो है ना, अब जैसे सेंसर्स की बात हो रही है, तो इसके अंदर अभी प्रॉब्लम क्या आती है, मेरे पॉकेट में की है, जब मैं लॉक करूंगा, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर है, रिक्वेस्ट सेंसर से लॉक करूंगा तो आ जाता है की इनसाइड, फॉल्ट आता है की इनसाइड का, इंफोटेनमेंट सिस्टम हैंग कर जाता है। तो मतलब जो इसके सेंसर लेवल की चीज़ें हैं वो बड़ी बेकार है। वो अच्छा, सेंसर्स को मैं रेटिंग बिल्कुल भी बेकार, 1-2 ही रेटिंग दूंगा, 3-4 के भी नहीं दूंगा। मतलब लेकिन ये चीज़ तो हमारे भी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब चाबी बाहर है हमारे पास और हम उसका रिक्वेस्ट सेंसर दबा रहे हैं तो वो लॉक नहीं हो रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। रैंडम फॉल्ट आता है, फिर मुझे तो इसके चक्कर, मेरा तो आधा फ़ोन इसकी वीडियो बना के भरा हुआ है, कंप्लेंट डाल के भाई की इनसाइड है तो मुझे दिखानी पड़ेगी। अब टाटा टीम को, जब वो महिंद्रा टीम को जब तक दिखाओ ना, तब तक वो मानते नहीं है। क्यों? प्रूफ देना पड़ता है। वो अपना प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो टीम्स हैं उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि इस फॉल्ट का क्या है। गाड़ी लॉन्च कर दी है, बस वो जो है, गाड़ी तो लॉन्च की हो, इतने साल हो गए, अभी तक उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है। बिल्कुल सही। अपग्रेड आते रहते हैं, ट्रेनिंग उनको दी नहीं जाती, तो उनको भी पता नहीं कि इसमें पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम आ जाए। अब वो खड़ी है गाड़ी, सेंसर में ये आ रही है कि मैंने इंजन क्रैंक किया, इंजन क्रैंक करने के बाद में मतलब 20-30% ही होता है, क्रैंक लिया, मतलब क्लच दबा हुआ है, पुश बटन दबाया, गाड़ी ने क्रैंक लिया, फिर क्रैंक छोड़ दिया, फिर ऑटोमेटिक क्रैंक ले लिया। अरे तो इसके लिए अभी उसका ऑन ऑफ स्विच भी, जो स्विच है उसका भी आना है, और एक इसका क्लच में प्रॉब्लम आती है। क्लच आप ज़्यादा भीड़ में, अगर ज़्यादा जाम में दबा के रख रहे हो तो थोड़ी देर के लिए क्लच हैंग हो जाता है, तो होपफुली हो सकता है उसका सिलेंडर गड़बड़ हो, क्लच भी काम करना बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम जो है ना, सिलेंडर फंस जाता है उसका, तो क्लच आप वापस मैनुअल पैर से खींचो, फिर वो काम करने लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। नहीं मतलब इतना टाइम हो गया, आपने इतनी अपडेट भी कर दी गाड़ी, उसके बाद में भी ये चीज़ आ रही है, तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स मेरी हैं, ये मतलब फर्स्ट मंथ से प्रॉब्लम्स बनी हुई है। आज तक महिंद्रा टीम इसको रिजॉल्व नहीं कर पाई है। इवन वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है। वो हिट एंड ट्रायल पे चल रहा है, उनको खुद को नहीं पता। मुझे मतलब तुक्का मार रहे हैं कि ये चेंज कर दें, वो चेंज कर दें। मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ, तो मैं उनको बताता हूँ भाई ये कॉन्सेप्ट है, इसको ट्राई कर लो, ऐसे होगा। कि मुझे उनको बताना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स कौन किस तरह से बिहेव करते हैं, आप इसको ऐसे ट्राई करो। अब जैसे इसका है, क्लच का है, तो मेरे हिसाब से जो एवरेज कम आता है, एवरेज प्रॉब्लम देता है, वो उसी की वजह से हो सकता है क्लच से हो। जब आपकी क्लच अगर फंस रही है, सिलेंडर उसका बिल्कुल सही, तो कब हल्का सा फंसी रही क्लच, तो एवरेज खाई जाएगी ना, खाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये प्रॉब्लम आती है। तो ये, लेकिन महिंद्रा की टीम को ये नॉलेज नहीं है कि वो कैसे उसको चेक करेंगे। मतलब महिंद्रा टीम है बोलेरो, और वो बोलेरो के लिए उनको लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों के बारे में कोई आइडिया नहीं। अगर गाड़ी आप लॉन्च कर रहे हो तो पहले प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद में उसको वो करो। खुद की सर्विस टीम है, आरएम है, रीजनल मैनेजर्स हैं, जीएम है, वो खुद थोड़े से रिजिड ज़्यादा है। टाटा में मैं एक बार कंप्लेंट करता था ना, उनकी टीम आके 2 मिनट में प्रॉब्लम रिजॉल्व करके देती थी। मतलब फील लगता था कि वी आर डीलिंग विद अ जगुआर टीम, वी आर डीलिंग लाइक अ जेएलआर ग्रुप। कभी नहीं लगा कि टाटा के साथ काम कर रहे हैं। महिंद्रा में उनकी टीम के खुद ही वो आपके इनके श्रीनिवासन है, मतलब नॉर्थ जोन के रीजनल मैनेजर, उनको खुद को कुछ नहीं आता है। वो मतलब वो आपको कन्विंस करेंगे, आपके ऊपर ब्लेम डाल के प्रॉब्लम आपकी है भाई, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। वो मतलब वो आप ही के ऊपर, आपके एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तब तक आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करोगे। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब रोचक करके थे यहाँ पे रीजनल मैनेजर, जो इस जोन को देख रहा था, उसको कुछ नहीं आता था। वो सीधे आप डे 1 से जैसे बोलोगे, ब्लेम आपके ऊपर करना चालू कर देंगे। आप ऐसे नहीं चला रहे होंगे, वैसे नहीं कर रहे होंगे। मतलब मैंने अभी तक अगर अपने लाइफ स्पैन में देखेंगे, 36-37 साल की एज है, तो अभी तक कुछ नहीं चलाई होगी। 6 लाख 7 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है मैंने। मेरे पास फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, सफारी है, अल्ट्रोज है, और भी गाड़ियां हैं, मैंने सब चलाई हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स मुझे कभी फेस नहीं हुई जो इसमें हो रही है। और प्रॉब्लम टाटा में तो जब कभी भी साला प्रॉब्लम ही नहीं हुई, दिया गाड़ी फटाक से उन्होंने रिकग्नाइज करके दे दिया। वो टाटा की टीम सर्विस के मामले में बहुत बेस्ट है। उनकी अच्छा। जो टाटा के ओनर्स हैं, मतलब जो टाटा की कोर टीम है, टाटा एम्प्लॉयज़ है, वो आपको सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है रादर देन महिंद्रा की टीम को खुद ही नॉलेज नहीं है, वो आपको ब्लेम करने में ध्यान देंगे। नहीं, ये बात तो सही है। जैसे पार्ट की बात होती है, पार्ट चेंज करने में वो तुरंत चेंज करवा देते हैं। इसकी की जो है, इसकी की सेकंड की उन्होंने मुझे 4 महीने बाद दी। सेकंड की अवेलेबल नहीं थी, सेमीकंडक्टर्स नहीं आ रहे हैं, और सेकंड की ही नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है क्वालिटी की। और उसके बाद में इसके जो 2-3 ड्रॉबैक्स हैं ना, जो इस सेगमेंट में इतना पैसा लेने के बाद अगर हम देखेंगे ना, जो 2-3 ड्रॉबैक्स हैं, आपने इतनी बड़ी गाड़ी बना दी, इसमें आपने प्रोजेक्टर तो दे दिए, लेकिन एलईडी नहीं दिया, हेलोजन। हम लाइट का थ्रो पूछने वाले थे आपसे, आप ही ले बता दिया। डलवाए हैं उन्होंने, एलईडी नहीं लगा के दिया। आपने सेकंड रो में एसी वेंट नहीं दिया। ठीक है, आपने ड्यूअल जोन एसी दिया है, लेकिन सेकंड रो में एसी वेंट तो देना चाहिए था, चार्जिंग सॉकेट तो देना चाहिए था सेकंड रो में, आपने नहीं दिया।
उसके साथ साथ आपने मतलब इसमें अब समझ लीजिए इतनी महंगी गाड़ी बना रहे हैं आप, इसमें अभी भी वही नॉर्मल हॉर्न्स दे रहे हैं, ट्रम्पेट हॉर्न्स भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लगवानी पड़ रही हैं। अब है क्या कि आप ये सब चीज़ें आफ्टर मार्केट लगवाना, मुझे क्रेटा के हॉर्न इसमें लगवाने पड़े। अच्छा, क्योंकि मैं नॉन ब्रांडेड में ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि नॉन ब्रांडेड चीज़ लगवाई जाए, तो मैंने क्रेटा के लगाए, LED बल्ब मैंने निपॉन के लगवाए। तो मतलब ये चीज़ें मिसिंग है कि जिस क्वालिटी जो क्वालिटी इंजन बना दिया बढ़िया, नो डाउट इंजन बॉडी सब कुछ बना दिया, लेकिन आप क्वालिटी पे देना भूल गए कि जो आपको लग्जरीनेस देनी थी वो आपने नहीं दी। अब ये येलो लाइट्स हो गई और वो थोड़ी सबसे गंदी चीज़ है इसका इंटीरियर। इसका इंटीरियर बेच दे दिया, इतना गंदा इंटीरियर होता है, जरा से मैं पता चला उसको क्लीन करवा, हर महीने मुझे 1000 रुपए लगवाने पड़ते हैं पूरी क्लीनिंग के लिए। तो वो बहुत गंदी चीज़ थी, वो कुछ ज़्यादा ही लग्जरी हो गया वो। उसके बाद में आप टॉप मॉडल में आप वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, वायरलेस चार्जर नहीं दे रहे हो आप टॉप मॉडल में। तो मतलब ये चीज़ें मिसिंग है कि ये चीज़ें इनको देनी चाहिए थी, इन्होंने नहीं दी। अच्छा, अपग्रेड तो आज तक इस गाड़ी में कोई नहीं आया, लोगो अपग्रेड हुआ है, लॉन्च हुई है, तब से आज तक अपग्रेड नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज, खरीदने के बाद से इसमें से महिंद्रा ने कॉस्ट कटिंग की। गाड़ी बुक करवाने के बाद में 50,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े गाड़ी बेचते टाइम में, और चीजें हट गई, फीचर्स हट गए। 17 इंच का एलॉय आता था इस गाड़ी में, 16 कर दिया, उसको उठा के 16 कर दिया। हीटेड ORVMs आते थे, हीटेड वो हटा दिया, नॉर्मल कर दिया। रिक्वेस्ट सेंसर आपने पैसेंजर साइड से हटा दिया। तो ये प्रॉब्लम तो मतलब पैसे ही काटते चले जा रहे हो, अब पैसा बढ़ाते चले जा रहे हैं, फीचर्स काटते जा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना, फीचर्स कट करते जा रहे हो, तो ये चीजें थोड़ा सा चीपनेस लगी महिंद्रा के अंदर। तो चीपनेस मतलब पता नहीं क्या माइंडसेट से काम कर रहा है, इस तरह से आप आगे कंप्लीट करने लायक नहीं हो। अभी जैसे स्कॉर्पियो निकाली है, अंदर पानी जा रहा है, इतने सारे रिव्यूज हैं उसके, तो वो है गलत है। मतलब वो चीज़ महिंद्रा चीपनेस पे ध्यान दे रही है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही। इंजन बॉडी बना लेती है बस, बाकी लग्जरीनेस बिल्कुल नहीं देती है। अच्छा, तो आउट ऑफ 10 जैसे आपने इंजन के मामले में तो इसको 9.5 दिया। ओवरऑल गाड़ी की बात करें, ओवरऑल गाड़ी को अगर मैं इंजन भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, सारी चीजें इंक्लूड करता हूँ, तो मैं इसको दूंगा मार्किंग अराउंड 8, ठीक है। 8.5 दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आप सिर्फ इंजन हटा के अगर बात करें, इंजन हटा के अगर फीचर्स लग्जरीनेस में बात करेंगे, तो मैं इसको 3 मार्किंग ही दूंगा। 3 आउट ऑफ 10। लग्जरीनेस है ही नहीं गाड़ी में। हाँ, लग्जरीनेस मतलब इन द सेंस, अब आप इतना पैसा डालने के बाद, अब 15.5-16 लाख डालने के बाद अगर आप ये लेवल की चीज़ दोगे तो मज़ा नहीं आता लग्जरीनेस। बिल्कुल सही बात है। आज एडवांस चीज़ें आ रही हैं, ड्राइविंग मोड्स आ रहे हैं, ड्राइविंग मोड्स आपने दे दिए गाड़ी में, स्टीयरिंग मोड दिए हैं। स्टीयरिंग मोड का और ड्राइविंग मोड में दोनों में डिफरेंस होता है। आदमी सोचता है स्टीयरिंग मोड और ड्राइविंग मोड सेम है, वो अलग चीज़ है। आपकी स्टीयरिंग की कंट्रोलेबिलिटी को बढ़ाती है, आपका स्टीयरिंग कितना आपकी मतलब गाड़ी कंट्रोल्ड वे में चलेगी वो बढ़ाएगी। बिल्कुल सही बात। ड्राइविंग मोड्स आपको इको मोड आपको देगा, पावर कम ज़्यादा करते हैं, स्टीयरिंग मोड पावर कम ज़्यादा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात। तो ड्राइविंग मोड्स इनको देने चाहिए थे। तो अगर आज के टाइम में, अब जैसे इतना आपने चला लिया, ठीक है, इतना आपका एक्सपीरियंस रहा, जो भी अच्छा करा, अब वो फीचर्स की चलिए बात अलग हो गई। अब अगर किसी को लेना हो तो आप इसको क्यों रेकमेंड करोगे और टाटा की नेक्सॉन को क्यों रेकमेंड करोगे? अगर लेने की बात आएगी या किसी को रेकमेंड करने की बात आएगी, तो अगर किसी को फीचर्स नहीं चाहिए है, इतना ज़्यादा बड़ा फीचर्स क्या इन द सेंस, अगर लग्जरीनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, तो गाड़ी नो डाउट बढ़िया है, चलाने में बढ़िया है। गाड़ी को चलाने के बाद मज़ा आता है कि आप गाड़ी, अब मैं 7 घंटे में तो उज्जैन से 700 किलोमीटर चल के आ गया। ओहो, तो अब गाड़ी चलने में बहुत ज़बरदस्त है। तो गाड़ी का क्लास वो है, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने वो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम दिया है नेक्सॉन से, लेकिन नेक्सॉन आज भी इसके सामने खड़ी कर दोगे, नेक्सॉन MUV नहीं लगेगी, वो कुछ हाइब्रिड लगती है, कूपे लगती है, कभी वो MUV लगती है, कभी वो हैचबैक, एक्सटेंडेड हैचबैक लगने लगती है, एक्सटेंडेड हैचबैक लगती है, तो वो मतलब वो उस पर MUV का फील नहीं आएगा आपको। हाँ, तो ये चीज़ का डिफरेंस है। इसलिए अगर चलाने और अपीयरेंस के मामले में रेट करूँगा तो अपीयरेंस के मामले में यही गाड़ी है। अच्छा, जैसे किसी को ओवरऑल सारी चीज़ें देख के लेना हो कि मतलब इंजन तो खैर अच्छा होना ही चाहिए, और बाकी फीचर्स हो गए, इंटीरियर की क्वालिटी हो गई, तो उसमें आप किस पे शिफ्ट करने की कोशिश करोगे कि आप इस गाड़ी के अलावा उस गाड़ी पे शिफ्ट हो जाओ? अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो इस सेगमेंट में फिर क्योंकि मैंने खुद ही 4-6 महीने रिसर्च करने के बाद ये जितने फीचर्स भी हैं, चलिए सेंसर्स को तो चलो मैंने चलाने के बाद रिव्यू किया, उसका समझ में आया, लेकिन जो नॉर्मल रिव्यू जो जितना आप खरीदने से पहले स्टडी कर सकते हो, तो वो जितना मैंने स्टडी किया तो उस सेगमेंट में इसके बराबर फिर कोई है भी नहीं।
आप इसके इस सेगमेंट में इसके कंपैरेटिव में ना तो आपकी नेक्सॉन आएगी। नेक्सॉन आप लेने जाओगे, नेक्सॉन के टॉप मॉडल में आपको लेदर इंटीरियर नहीं मिलता है, जो डार्क एडिशन है उसमें मिल रहा है, नहीं तो आपको उसमें लेदर सीट्स नहीं मिलती है। वो अलग से करवाना वो चीज़ें हैं कि वो नेक्सॉन वालों ने लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता है उसमें, मतलब वो भी अपने सेगमेंट में एक अलग ही काम, वो अलग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ये अलग लगे हुए हैं कॉस्ट कटिंग अलग लेवल की, इनकी कॉस्ट कटिंग अलग लेवल की। बस ये है कि वो छोटी चीज़ों में कर रहे हैं, ये लंबी चीज़ों में कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं कि जिससे दिक्कत हो सकती है। उनके सेंसर्स हाई लेवल के, इनके सेंसर्स लो लेवल। चलिए, तो यही था आज का रिव्यू संदीप भैया के साथ में। आपको मतलब इस गाड़ी के बारे में जो भी चीज़ें चाहिए जाननी चाहिए थी वो आपको सारी पता चल गई। सेंसर्स के मामले में, फीचर्स के मामले में, इंजन के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी है, कोई टेंशन इंजन के मामले में कोई टेंशन नहीं है। तो यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।